नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आज मुंबई में होगी मुलाकात। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति समेत कई अहम मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन आज दुनिया भर के नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ मिलकर कर रहे हैं वैश्विक मंथन। बांग्लादेश में तारिक रहमान की ताजपोशी आज देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे कार्यक्रम में शामिल। आज से शुरू होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा। देश भर के 15,000 से अधिक सेंटर पर लगभग 46 लाख छात्र देंगे परीक्षा। और रोमांचक हुआ टी20 विश्व कप। जिम्बाब्वे के पास इतिहास रचने का मौका। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद आज आयरलैंड से होगा मुकाबला। पहली बार सुपर 8 में पहुंच सकती है टीम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई में मुलाकात करेंगे। दोनों नेता मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इन बैठकों के दौरान वे भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। उनकी चर्चा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने और इसे नए तथा उभरते क्षेत्रों में और विस्तारित करने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार साझा करेंगे। दोनों नेता भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के व्यावसायिक नेताओं, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और अन्य नवोन्मेषकों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत पहुंचने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों ने उनका स्वागत किया। तो 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं इमैनुअल मैक्रों भारत। भारत और फ्रांस के रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिलती हुई, नई रफ्तार मिलती हुई। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति समेत तमाम मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। यकीनन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ये यात्रा दोनों देशों के लिए कई नए अध्याय शुरू करेगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत और फ्रांस अब नवाचार में सहयोग के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके लिए मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के शुरुआत की घोषणा करेंगे। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। यह भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में एक नया आयाम जोड़ेगा। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच होराइजन 2047 रोड मैप की घोषणा हुई थी और इस साल मनाया जाने वाला भारत फ्रांस नवाचार वर्ष उसी की कड़ी होगी। इसके तहत रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य, परमाणु ऊर्जा, जलवायु, डिजिटल तकनीक और उभरते क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साल भर कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जो युवा वर्ग में विशेष जागरूकता और प्रेरणा पैदा करेगा। इस दृष्टिकोण से 17 फरवरी को मुंबई में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया है।
इसकी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के अलावा दोनों देशों के उद्योगपति, स्टार्टअप प्रतिनिधि, शोधकर्ता और नीति निर्माता भाग लेंगे। इस फोरम का उद्देश्य तकनीकी साझेदारी के बारे में अनुभवों को साझा करना और संयुक्त परियोजनाओं के रोड मैप के लिए जमीन तैयार करना है। आज नवाचार का युग है और अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो ऐसे में नवाचार के इस अवसर को छोड़ा नहीं जा सकता। इस मायने में भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की है। वैज्ञानिक ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की महत्ता को देखते हुए भारत और फ्रांस के बीच यह सहयोग भविष्य में एआई में भी अहम योगदान करेगा। नवाचार वर्ष का फोकस स्टार्टअप सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, उच्च शिक्षा साझेदारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित प्रौद्योगिकी और अगली पीढ़ी की डिजिटल तकनीकों पर रहेगा। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के बीच सहयोग को प्रेरित किया जाएगा ताकि सह विकास और सीमा पार निवेश को बढ़ावा मिल सके। नवाचार में भारत फ्रांस साझेदारी को पारंपरिक रक्षा सहयोग से आगे बढ़ाकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में ले जाने वाली पहल के रूप में भी देखा जा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत और फ्रांस के बीच यह सहयोग दुनिया में सकारात्मक विकास का संकेत देगा। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज दूसरा दिन है। इस क्रम में एआई इम्पैक्ट एक्सपो में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक विशेष सत्र मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पुशिंग द फ्रंटियर ऑफ एआई इन इंडिया का आयोजन करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय एआई इन एजुकेशन रोड मैप पर विचार विमर्श करना है। इस दौरान एआई को भारत के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई से एकीकृत करने के विषय पर फोकस रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कई अन्य सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। इनमें से एक इनोवेशन टू इम्पैक्ट है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपना विचार रखेंगी। फ्रॉम एआई इनोवेशन टू नेशन बिल्डिंग सत्र का भी आज आयोजन किया जाएगा। फ्रॉम एल्गोरिथम्स टू आउटकम्स बिल्डिंग्स एआई दैट वर्क्स फॉर पीपल सत्र में प्रतिभागी अपने विचार रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीन रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर हेल्थ गवर्नेंस, इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसमें गेट्स फाउंडेशन की उपनिदेशक सुनीता कृष्णन सहित कई प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अलावा एआई अपनाने की पहल, एआई के तहत एआई को काम में लाना, तेजी से अपनाने के माध्यम से उत्पादकता की चुनौती का समाधान शीर्षक से भी एक सत्र का आयोजन किया जाएगा। साथ ही एआई इम्पैक्ट एक्सपो में बिहार राज्य के पेविलियन का उद्घाटन भी किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एमआईबी पेविलियन का उद्घाटन करेंगे। इस पेविलियन में कई पैनल, मास्टर क्लास और प्रौद्योगिकी शोकेस होंगे जो मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में एआई के प्रभाव को दिखाएंगे। इसमें एआई आधारित प्रोडक्शन वर्कफ्लो, बहुभाषी वॉइस टेक्नोलॉजी, गेमिंग, नवाचार और कंटेंट मोनेटाइजेशन पर चर्चा होगी। इसके अलावा वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर में भारत के एवीजीसी, एक्सआर और मीडिया टेक सेक्टर के 51 स्टार्टअप्स एआई आधारित इनोवेशंस का प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक आधारित बदलाव की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट के मंच से स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत करेंगे। इनमें भारत में स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रणनीति और स्वास्थ्य सेवा में एआई के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म विषय शामिल हैं। सही एक राष्ट्रीय परामर्श ढांचा है जिसका उद्देश्य देश के स्वास्थ्य प्रणाली में एआई को सुरक्षित, नैतिक, साक्ष्य आधारित और समावेशी तरीके से शामिल करना है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये रणनीति AI समाधानों के उपयोग, डेटा प्रबंधन, सत्यापन, तैनाती और निगरानी के लिए स्पष्ट और दूरदर्शी दिशा प्रदान करेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए DT न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर लॉन्च किए। अच्छी सेहत के लिए दिल्ली वालों को मिली एक और बड़ी सौगात। इलाज की सुविधा मिलेगी घरों के ही पास। लगभग हर विधानसभा में हम 12 से 15 आरोग्य मंदिर खोलें ताकि छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए आपको दूर ना दौड़ना पड़े। दिल्ली में अब आरोग्य मंदिरों की संख्या हुई 319। आरोग्य मंदिरों में करीब 80 टेस्ट होते हैं फ्री में मिलती हैं जरूरी दवाएं, मैटरनिटी केयर और वैक्सीनेशन की भी सुविधा। 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का है दिल्ली सरकार का इरादा। पूरा होगा दिल्ली को सेहतमंद बनाने का वादा। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भविष्य में AI अलग अलग सेक्टर्स में काफी मददगार साबित होने वाला है। अब किस तरह से AI हमारे देश के बुनकरों की आय बढ़ाने में मदद करेगा, ये देखते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की एक खास रिपोर्ट में। AI किस तरह से हर सेक्टर में भविष्य में मददगार होने वाला है, इस वक्त आप देखिए। ये देखकर ही आप जान गए होंगे कि बुनकर जिस पर साड़ी बुनते हैं और तमाम आप कपड़े देख रहे हैं, वो बुनकरों की मेहनत का नतीजा है। तो डिजाइन कैसे बने, उसमें किस तरह से AI अब आ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बी राघवन मौजूद हैं। बी राघवन जी, इसे देखकर लगता है कि बुनकर की याद आ जाती है कि बुनकर बैठ के बीन रहा है, कपड़े तैयार कर रहा है। तो कैसे मददगार हो गई आपकी AI डिजाइनिंग बुनकर के लिए, थोड़ा सा बताइए। तो आज एक अच्छा मॉडर्न डिजाइन करने के लिए 2 या 3 महीने लगता है, पहले वो डिजाइन टू वीव करने में। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है व्यूअर्स को कि वो अच्छा सा अच्छा डिजाइन्स, बहुत मोटिव्स, ऑप्शंस उनको मिलेगा, डिफरेंट शेड्स चूज करने में मदद करेगा और जल्दी से जल्दी वो डिजाइन प्रोसेस कंप्लीट करने में भी मदद करेगा। तो वो जल्दी उनका पूरा फोकस वीविंग करने में वो एफर्ट डाल सकते हैं। सेकंड क्या है कि जब वो डिजाइन फाइनल होता है उसके बाद वो इधर एक माइक्रोचिप है, वो माइक्रोचिप में अपलोड कर सकते हैं, ये डिवाइस में अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमने बनाया है जो ये पूरा लूम को, हैंडलूम को वो ऑपरेट करने में मदद करता है वीवर को। और कैसे मदद करता है कि जो डिजाइन हमने अपलोड किया है वो डिजाइन से जो थ्रेड लगाना है
कहाँ पे लगाना है, और वो गाइडेड वीविंग करता है। तो अगर मैं बुनकर हूँ, इधर बैठ के काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये मशीन इंटेलिजेंटली बताता है कि कौन सा थ्रेड यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो एक जूनियर बुनकर भी एआई के साथ अच्छा डिजाइन, अच्छा क्वालिटी का वीविंग कर सकता है। थोड़ा सा सरल भाषा में समझना चाहे कि एक बुनकर अगर मान लीजिए कि एक समय में एक साड़ी बुनता है, तो वो समय कितना कम हो जाएगा एआई की मदद से? वो तो कि मुख्य तो बात वही है। हाँ, तो ऑन एन एवरेज 50% कम हो सकता है, और ज्यादा वॉल्यूम भी वो डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1804 में जकार्ड ने पहला ये जकार्ड लूम इन्वेंट किया था, और जकार्ड से पंच कार्ड आया, पंच कार्ड से कंप्यूटर आया, और कंप्यूटर से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात कर रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही जकार्ड लूम का मदद कर रहा है, और पूरा री इन्वेंशन हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का 200 साल में इतना डेवलपमेंट्स है कि जकार्ड भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है अभी, और दोनों वीवर को कैसे वो एडवांटेज दे सकता है, वही हमारा फोकस है। टाटा ग्रुप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हर एक आदमी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट होना चाहिए, उनको रोजगारी में मदद करना चाहिए। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है कि बुनकर की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो बढ़ जाएगी जब इस तरह से एआई का इस्तेमाल होगा। तो अगर एक साड़ी बुनने में जितना समय लगता है बीनने में, तो उतने में 2 साड़ी बुनकर बीन सकेगा, और मार्केट में उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कमाई की जो कुल क्षमता है, वो भी बढ़ेगी। तो इस तरह से एआई मददगार हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में। तो किस तरह से हैंडलूम में मददगार होने जा रहा है, आप देखिए। ये एआई डिजाइनिंग के जरिए उनको डिजाइनिंग में आसानी होगी, और उनको ये हेल्प भी करेगा एआई कि किस तरह से तेजी से वो कपड़ा तैयार कर सकते हैं, साड़ी तैयार कर सकते हैं, जो भी कपड़ा वो बुन रहे हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, जो ये बात कही जा रही है कि एआई कैसे मददगार होगा, तो उसकी एक वानगी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन सुनील राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान वॉइस वोट के द्वारा तकनीक सॉल्यूशंस उपलब्ध करने वाली कंपनी ब्लू मशीन के सीईओ से खास बातचीत की संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने। उन्होंने बताया कि कैसे भारत तेजी से अपनी तकनीक के सहारे आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं ब्लू मशीन्स के काउंटर पे, और यहाँ पे हमारे साथ क्षितिज हैं जो कि कंपनी के सीईओ हैं। और ये कंपनी कई सॉल्यूशंस, एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं, और किस तरीके का आप लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। थैंक यू। सो हम लोग ब्लू मशीन्स हैं, हम लोग वॉइस एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर्स को इंडिया में। मल्टीपल सेक्टर्स में हम लोग काम करते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, बीपीओज, हेल्थ केयर, ये सारे सेगमेंट्स में हम लोग वॉइस प्रोसेसेस ऑटोमेट करते हैं यूजिंग एआई। मतलब जब कोई एज ए कस्टमर कोई फ़ोन पे बात करता है, तो इनिशियली कोई कंप्यूटर पे कोई पुरुष या महिला जो बोल रहा होता है, और आपसे वो ह्यूमन नहीं है, वो जो बात कर रहा होता है, वो सॉल्यूशंस की बात आप कर रहे हैं? हाँ जी। सो बैंक्स जब आपको कॉल कर रहे हैं अपने कस्टमर सपोर्ट कॉन्वर्जेशन के लिए, सेल्स कॉन्वर्जेशन के लिए, तो काफ़ी बार अब आपके लिए एआई आपसे बात करेगा। एंड जब एआई बात करेगा तो काफ़ी ह्यूमन और लाइफ लाइक कॉन्वर्जेशंस होती हैं, बेस्ड ऑन कि एंटरप्राइज का खुद का जो डेटा है, कि किस तरह से उनके प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह के उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, वो सारी चीज़ इनकॉर्पोरेट करके हम लोग वॉइस एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि सेल्स, सपोर्ट, कलेक्शंस इन मल्टीपल यूज केसेस में काम आती है। ओके, और अभी तक किस प्रकार का एक्सपीरियंस आप लोगों की कंपनी का रहा है? जो सॉल्यूशंस आप दे रहे हैं वो कितना ज़्यादा यूजफुल होते हैं, स्पेशली ऑन द कस्टमर्स एंड? हाँ जी। सो बिकॉज हम लार्ज एंटरप्राइज के साथ काम करते हैं, तो काफ़ी सारी कॉल्स हम प्रोडक्शन में अभी ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। हमने अराउंड 2 करोड़ मिनट्स वर्थ ऑफ कॉन्वर्जेशंस एआई के थ्रू ऑलरेडी कर लिया है इन प्रोडक्शन विद लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर्स। देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, बीपीओज, रिटेल, ई कॉमर्स कंपनीज आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हम लोग ग्रो कर रहे हैं कि आगे और एंटरप्राइजेस के साथ भी काम करें। तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे लोगों के प्रोडक्ट को आम लोगों तक पहुंचाना और आम लोगों के समय को भी बचाने के लिहाज से इस प्रकार के एआई सॉल्यूशंस तमाम काम कर रहे हैं। हालांकि इस स्क्रीन के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस कंपनी के पीछे बहुत बड़ी टीम है जो इस प्रकार के सॉल्यूशंस बनाती है। कैमरा सहयोगी शुभम के साथ आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह अहमदाबाद में GMERS मेडिकल कॉलेज से जुड़ी
16 सिविल अस्पताल में मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे गांधीनगर में सहकार से समृद्धि के अंतर्गत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक करेंगे। ये मंथन मीटिंग पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है, जिसमें कोऑपरेटिव सेक्टर को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, मॉडर्न और मेंबर सेंट्रिक बनाने के लिए स्ट्रक्चरल सुधारों पर फोकस किया जाएगा। अमित शाह शाम को गांधीनगर में महाराष्ट्र समाज गांधीनगर द्वारा निर्मित छत्रपति शिवाजी महाराज जी की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। देश के किसानों के लिए डिजिटल युग की नई शुरुआत जयपुर से होने जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जयपुर में एआई आधारित किसान केंद्रित प्लेटफॉर्म भारत विस्तार का शुभारंभ करेंगे। ये प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम, मंडी भाव, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह, वे भी फोन कॉल और चैटबॉट के जरिए उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित भारत विस्तार को भारतीय कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में तैयार किया गया है। फेज 1 में ये हिंदी और अंग्रेजी में शुरू होगा तथा महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक पहुंचेगा। बता दें कि इस लॉन्च समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, राजस्थान के कृषि मंत्री, सांसद, विधायक और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम से देश भर के किसान वर्चुअली जुड़ेंगे। भारत विस्तार को वॉइस फर्स्ट एआई के रूप में विकसित किया गया है, ताकि साधारण फीचर फोन रखने वाले किसान भी अब 155261 नंबर पर कॉल कर सुविधा ले सकें। प्लेटफॉर्म पर आईएमडी के से मौसम पूर्वानुमान, एग मार्कनेट से मंडी भाव, आईसीएआर के वैज्ञानिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, कीट रोग प्रबंधन और 10 प्रमुख केंद्र सरकार योजनाओं की जानकारी एकीकृत की गई है। किसान योजना की पात्रता, आवेदन की स्थिति, लाभ ट्रैकिंग और शिकायत निवारण भी यही कर सकेंगे। लॉन्च अवसर पर एआई फॉर एग्रीकल्चरल रोड मैप, एआई हैकाथॉन और एग्रीकोश की भी घोषणा की जाएगी। इससे कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और स्टार्टअप्स व युवाओं को अवसर मिलेंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, जिसमें देश और विदेश के 40 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। पहले दिन आज 10वीं के छात्रों का गणित का पेपर और 12वीं के विद्यार्थियों की बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप सहित 4 विषय की परीक्षा होगी। बोर्ड ने सख्त हिदायत दी है कि सुबह 10 बजे के बाद किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। इसी साल 10वीं की परीक्षा 2 चरणों में होगी, जिसका पहला फेज आज से 11 मार्च तक चलेगा। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक और मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने घरों से जल्दी निकलें। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र लीक की अफवाहों से सावधान रहने की चेतावनी भी जारी की है। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि प्रश्न पत्र से जुड़ी किसी भी आपत्ति को उसी दिन OCMM पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता का अगला दौर जल्द शुरू होने जा रहा है। भारतीय अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल अगले सोमवार को वॉशिंगटन के लिए रवाना होगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव और मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन करेंगे। टीम में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस दौर की बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को नई गति दे सकती है। बांग्लादेश में आम चुनावों में अपनी पार्टी बीएनपी की शानदार जीत दिलाने के बाद तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में आज शपथ लेंगे। लंबे समय से चली आ रही एक परंपरा को तोड़ते हुए बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह बंग भवन की बजाय संसद परिसर के साउथ प्लाजा में आयोजित किया जाएगा। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी ओम बिरला के साथ उपस्थित रहेंगे। बात करें विश्व कप की, तो T20 विश्व कप में टीमों के बीच सुपर 8 में पहुंचने की जंग रोमांचक हो गई है। श्रीलंका के
पल्ले केले में ग्रुप बी का मुकाबला जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा। इस मैच में जीत दर्ज करने पर जिम्बाब्वे के पास पहली बार सुपर 8 में पहुंचकर इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा। जिम्बाब्वे ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और टीम अजय रही है। इसी के साथ समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।